नरेश अंगवार जी की तरफ से सभी देशवासियों को बकरीद, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। बुर्जुआ सत्ता खुद को स्थापित करने के लिए हर दौर में नए प्रतीकों का सृजन कर लेती है। बाल गंगाधर तिलक भी इसके अपवाद नहीं है। तिलक की भूमिका को इतिहास में बड़े जतन से स्थापित किया गया है। तिलक स्वतंत्रता संग्राम के दौर में कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने ही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नारा बना। तिलक कांग्रेस के नेता थे। आज तिलक की पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर तिलक को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर तिलक को श्रद्धांजलि दी है। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा के लिए उस दौर के ज्यादातर उदारवादी और समदर्शी कांग्रेसी नेता अछूत रहे हैं, चाहे गांधी हो या नेहरू। पार्टी ने सबकी छीछालेदर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस के मन में गांधी के लिए घृणा का भाव छुपा नहीं है। फिर भी गांधी का कद बहुत बड़ा है। यहां तक कि गोडसे के पुजारियों को भी दुनिया को मुंह दिखाने के लिए गांधी के पीछे ही छुपना होता है। नेहरू के लिए ऐसा नहीं है। पिछले 6 सालों में भाजपा और संघ से जुड़े संगठनों ने नेहरू को जमकर गालियां दी हैं। इन लोगों को आजादी के दौर की कांग्रेस से भी नफरत है। फिर क्या कारण है कि भाजपा को तिलक इतने प्यारे लगते हैं? इसका कारण जानना है तो तिलक के सामाजिक जीवन और उनके विचारों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिलक की लगातार आलोचना क्यों की। पूरी जीवन भर वो आलोचना करते रहे तिलक की। तिलक जीवन भर घनघोर ब्राह्मणवादी, प्रतिक्रियावादी और महिला शिक्षा के विरोधी रहे। उन्हें महिलाओं की आजादी से भी नफरत थी। तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन स्वराज और स्वाधीनता में बहुत अंतर है। यहां यह बात भी गौर करने वाली है कि तिलक की जिंदगी में ही महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे। उस दौर में सावित्रीबाई फूले ने पहली बार महिलाओं के पढ़ने के लिए स्कूल खोला। वहीं तिलक हमेशा महिलाओं और शूद्रों की शिक्षा के कट्टर विरोधी और वर्ण व्यवस्था के समर्थक बने रहे। तिलक का राष्ट्रवाद मूलतः मर्दवादी और मनुवादी राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद का यही स्वरूप संघ की विचारधारा का मूल आधार है। यही कारण है कि आजादी के आंदोलन के दौरान तिलक ही एक ऐसे नेता हैं जिनसे संघ को बड़ी शिद्दत से प्यार है। तिलक के सामाजिक जीवन और मन मस्तिष्क का विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह अपने समय के कट्टर रूढ़िवादियों के नेता थे, जिन्हें सुधारवादियों से बेहद चिढ़ थी। इसी रूढ़िवादी खेमे ने आगे चलकर राष्ट्रवाद का चोला धारण कर लिया। तिलक ने महिलाओं को शिक्षा देने का पूरी दम लगाकर विरोध किया। उनका मानना था कि औरतों का केवल एक ही काम है और वह काम है बच्चे पैदा करना। तिलक यह भी मानते थे कि औरतों की सबसे अच्छी स्थिति पेशवाओं के शासनकाल में थी। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को पढ़ना ही हो तो उन्हें केवल सिलाई, कढ़ाई, गृह विज्ञान और सफाई जैसे कार्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि महिलाएं गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र जैसे कठिन विषयों को पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तिलक ने कट्टरपंथी विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ मिलकर 1881 से लेकर 1920 तक लड़कियों के लिए विद्यालय खोले जाने का कड़ा विरोध किया और अपने अखबार केसरी में लगातार महिलाओं की शिक्षाओं के खिलाफ लेख लिखे। 31 अगस्त 1884 और 15 मार्च 1885 को अपने अखबार में उन्होंने लिखा कि महिलाओं और पुरुषों का हिंदू समाज में अलग अलग स्थान है। महिलाएं इस लायक नहीं हैं कि वो आधुनिक शिक्षा को समझ सकें। उनको पढ़ाने से समस्याएं बढ़ेंगी। यह बात गौर करने लायक है कि तिलक के पैदा होने से काफी पहले
सावित्रीबाई फुले ने 1848 में देश का पहला बालिका विद्यालय खोला था। वहीं राणा डे की अगुवाई में लड़कियों का पहला हाई स्कूल 1884 में पुणे में खोला गया। अपने समय के प्रखर उदारवादी चिंतक गोपाल कृष्ण गोखले भी तिलक के विचारों के विरोधी थे और उन्होंने फर्गुसन कॉलेज में लड़कियों को पढ़ाए जाने का समर्थन किया। तिलक जिस स्वराज की बात करते थे वह पेशवाओं के कट्टर ब्राह्मणवादी शासन से प्रेरित था। पेशवाओं के राज में ब्राह्मणों के लिए यह नियम था कि वह अपनी बेटियों की शादी 9 साल की उम्र तक कर दें। ब्रिटिश राज में तमाम समाज सुधारक सरकार से मांग कर रहे थे कि वह बाल विवाह के खिलाफ कड़ा कानून लाए। उस समय बाल विवाह का एक चर्चित मामला सामने आया था जिसमें एक 11 साल की बच्ची फूलमणि की शादी 35 साल के आदमी के साथ कर दी गई। शादी की पहली रात ही उस आदमी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और वह मर गई। उस दौर में ऐसी घटनाएं आम थी जब छोटी बच्चियों के साथ सेक्स किया गया जिसके चलते वे या तो मर गई या अपाहिज हो गई। समाज सुधारकों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाकर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी तरह से सेक्स करने को बलात्कार की श्रेणी में रख दिया। तिलक को इस कानून से भी दिक्कत थी। उनका कहना था कि यह कानून चाहे जितना भी सही हो लेकिन हम नहीं चाहते कि सरकार हमारी परंपराओं और जीवन शैली में हस्तक्षेप करे। तिलक कट्टर ब्राह्मणवादी और शूद्रों से नफरत करने वाले थे। उनका मानना था कि ब्राह्मण जाति ही पूर्णतया शुद्ध है और जाति व्यवस्था का बने रहना देश और समाज के हित में है। जाति व्यवस्था के नाश का मतलब राष्ट्र का नाश है। कुछ ऐसे ही विचार आरएसएस के सरसंघ चालक हेडगेवार और गोलवलकर के भी थे। तिलक का मानना था कि सभी बच्चों को गणित, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि उस दौर में महात्मा ज्योतिबा फुले ने जाति आधारित व्यवस्था का कड़ा विरोध किया था। महात्मा ने जब अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम चलाया तो तिलक ने उनका कड़ा विरोध किया। तिलक का कहना था कि सार्वजनिक धन से नगर पालिका को सबको शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह धन करदाताओं का है और शूद्र अतिशूद्र कर नहीं देते हैं। उन्होंने महार और मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूलों में प्रवेश का सख्त विरोध किया और कहा कि केवल उन्हीं जातियों का स्कूलों में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी ऊंची जातियां। जिस समय तिलक यह विचार दे रहे थे उसी समय ब्रिटिश सरकार स्कूल खोल रही थी और उसमें सभी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे रही थी। तिलक ने इसे ब्रिटिश सरकार की गंभीर गलती बताया। सार्वजनिक स्कूल में महार और मांग जाति के बच्चों को प्रवेश देने पर तिलक ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि महार मांग बच्चों के ब्राह्मण बच्चों के साथ बैठने से हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं रह पाएगा। 1895 के कांग्रेस के अधिवेशन में समाज सुधारों के प्रस्तावों पर बहस चल रही थी तो तिलक ने उन लोगों का नेतृत्व किया जिन्होंने धमकी दी थी कि अगर कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया तो वो लोग कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल ही जला देंगे। समाज सुधारों के विरोधी तिलक के प्रभाव का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि उनके दौर तक कांग्रेस अपने समाज सुधार के सारे कार्यक्रम बिल्कुल बंद कर चुकी थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अपनी किताब राणा डे, गांधी और जिन्ना में लिखते हैं कि बुद्धिजीवियों का एक समूह कट्टरवादी, अराजनैतिक और दूसरा समूह प्रगतिशील और राजनीतिक है। पहले समूह का नेतृत्व चिपलूणकर और बाद में तिलक ने किया। इन दोनों ने राणा डे के लिए हर तरह की मुसीबत खड़ी की। इससे न सिर्फ समाज सुधार के कामों को नुकसान हुआ बल्कि अनुभव बताते हैं कि इस वजह से राजनीतिक सुधारों की भी सबसे ज्यादा हानि हुई। संघ और भाजपा की विचारधारा तिलक की सोच से पूरी मेल खाती है। बाबा साहब अंबेडकर पूरी जिंदगी इसी सोच से लड़ते रहे। तिलक एक उच्च जाति के वर्चस्व वाला मर्दवादी राष्ट्र चाहते थे, जबकि अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां का समाज जाति विहीन हो और शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को भी बराबरी के अधिकार
और अवसर मिले। कबीर न्यूज के रायबरेली प्रभारी नीलम कोरी की तरफ से समस्त भारतवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।